नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, राम भक्त बाबर को क्यों मारा? राम भक्त बाबर की लिंचिंग कबूल है। सोचिए ना, एक बर्बर बाबर वो था जिसने भारत पर हमला करके भारत को लूटा था। तब तो नरमुंडों की मीनारें बनवाई थी उसने, वो बर्बर बाबर। लेकिन वो एक वर्ग के लिए पूजनीय है। लेकिन एक और बाबर था। ये तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा दीजिए एक बार। आज देश को जानना चाहिए कि इनके साथ क्या हुआ। ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर। ये बाबर मिठाई बांट रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद। मोहम्मद बाबर इनका नाम, और ये इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। योगी की जीत की खुशी मनाई, लड्डू बांटे, लिंचिंग हो गई। इनको मार दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया। ये खबर कोई बात नहीं करेगा इस खबर की, क्योंकि ये राम भक्त बाबर की लिंचिंग हुई है। स्क्रीन इन तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए। इन बाबर की हत्या कर दी गई है। इनका नाम मोहम्मद बाबर है। ये बीजेपी समर्थक, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो सजाए मौत। ये लड्डू बांट रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद। साइकिल को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद ये लड्डू बांट रहे थे। ये देखिए, ये जो लड्डू बांट रहे थे इलाके में, इससे नाराज कुछ कट्टरपंथियों ने इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी, लिंचिंग कर दी। वो बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी इनके परिवार में कई कुछ सदस्य निकले हैं, कुछ परिवार के ही लोग थे। ये लड्डू बांट रहा था ये शख्स मोहम्मद बाबर, बस इसलिए वो एक वर्ग की आंख में चुभ रहा था और लड्डू बांटने पर लिंचिंग कर दी गई। राम भक्त बाबर की लिंचिंग करने वाले उसी मानसिकता के लोग थे जो भारत में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन बीजेपी की जीत का जश्न मनाने पर गला काटते हैं, तालिबान के लिए तालियां पीटते हैं, और बंटवारे के सबसे बड़े विलन मोहम्मद अली जिन्ना की जय, लेकिन जय श्री राम बोलने पर जिंदा मारते हैं। छत से फेंक दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया, छत से फेंक दिया गया। बीजेपी की जीत पर लड्डू बांटे जा रहे थे और ये नाराज कुछ लोग हुए, और इस बाबर, मोहम्मद बाबर, क्योंकि ये राम भक्त बाबर था इसलिए इसको पीट पीट कर मार डाला गया। यूपी के राम भक्त बाबर को उसी के कुछ रिश्तेदारों ने इसलिए मार दिया, पीट पीट कर बर्बरता से मार दिया, क्योंकि वो बीजेपी की जीत पर लड्डू बांट रहा था। लेकिन उसकी क्रूर हत्या पर अभी तक आप सोचिए, सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आया। सोचिए ना, सेकुलर गैंग के लिए देश में कोई लिंचिंग जैसे हुई नहीं है, क्योंकि ये राम भक्त बाबर था। अखलाक से लेकर पहलू खान, सबकी लिंचिंग पर रोने वालों की आंख में आंसू तक नहीं आया, क्योंकि मुस्लिम तो बाबर भी था। सोचिए ना, मुस्लिम तो बाबर भी था, लेकिन वो राम भक्त था, वो राष्ट्रवादी था, वो बीजेपी से जुड़ा था। आज आपको एक और तस्वीर भी देखनी चाहिए। ये तो तस्वीर हम आपको दिखाई, क्योंकि ये तो बंगाल में होता था ना। भी जो बीजेपी को वोट दोगे, टीएमसी जो टीएमसी के साथ नहीं, वो जिंदा नहीं रह सकता। ये बंगाल मॉडल अब ये यूपी में कैसे घुस रहा है। एक और तस्वीर भी देखनी चाहिए। जिस तरह से बाबर की लिंचिंग पर सन्नाटा पसरा हुआ है, उसी तरह से बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र की लिंचिंग हुई है। लोकतंत्र की लिंचिंग पर खामोशी है। ना लोकतंत्र खतरे में है, ना देश में डर का माहौल है। तस्वीर आपको दिखाते हैं बंगाल विधानसभा में। ये फुल स्क्रीन पर ये भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि एक तरफ बाबर की लिंचिंग हुई है, दूसरी तरफ लोकतंत्र की लिंचिंग हुई है। ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें है, बंगाल विधानसभा के अंदर की तस्वीरें। आराम से तस्वीरें देखिए, ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं। शुक्र है बस बम ही नहीं चले, बस बम ही नहीं चले बंगाल में, क्योंकि बम भी मिल रहा है। ये देखिए, नाक तोड़ दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, विधानसभा के अंदर हाथापाई हुई है, जूतम पैजार हुई है, सब कुछ हुआ। यह हिंसा सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी के विधायक बीरभूम हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे थे। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने, आज की खबर को हम आपको समझाने के लिए कि क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मतलब बंगाल में लोकतंत्र की लिंचिंग और यहां कुशीनगर में राम भक्त बाबर की लिंचिंग। मोहसिन रजा योगी सरकार में मंत्री रहे, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा साहब, पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। सरकार ना बनती तब ये सब होता तो समझ में आता। अब सरकार बन भी गई है, तब भी राम भक्त सुरक्षित नहीं है भाई। मतलब ये धमकियां दी जा रही थी कि घूस भर देंगे, हिसाब बराबर कर देंगे, ये कर देंगे। अब सरकार ना बनती तो ये सब होता, तो आप कहते देखिए सरकार नहीं बनी है। अब सरकार बनने पर भी राम भक्त सुरक्षित नहीं है। मोहसिन रजा साहब। अमन जी, जिस तरह से आपने विस्तार से सारी बातों को रखा और पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक को मतलब कैसे मारा गया है, कितना दर्दनाक तरीके से मारा गया है, और मारने वाले कौन लोग हैं? वो बाबर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो वो बाबर को जानते थे। मोहम्मद बाबर के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो
एक जन कल्याणी सरकार और हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने वाली सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, जिनके घर वाले ये कह रहे थे कि हमें मोदी जी की योजना, योगी जी की सुरक्षा, इस सरकार पर पूरा भरोसा है, जो हमें राशन, पानी, सुरक्षा सब दे रही है, हम इसको वोट देंगे। और जबरदस्ती वहां पर कुछ कट्टरपंथी लोग उस पर दबाव बना रहे थे, उस परिवार पर, कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दीजिए। तो यहां से एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अंदर तमाम दबा कुचला मुसलमान, जिसको हमेशा ठगा गया था, वो भारतीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ में, आदरणीय योगी जी के साथ में खुलकर आना चाहता है। और कौन लोग हैं जो हत्याएं कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। देने तो आपकी जिम्मेदारी है ना भाई। बंगाल थोड़ी ना, जहां आपकी सरकार नहीं बनी तो आपके कार्यकर्ताओं को मार दिया। सुनिए ना मेरी बात, ये बंगाल होता जहां पर सरकार नहीं बनी तो आपके 400, 300, 400 कार्यकर्ताओं को मार दिया, तो आप कह देते भाई हम क्या करें। यहां तो आपकी सरकार है, सरकार बनने पर भी आप सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आपसे सवाल है ना। ये तो आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, और पूरी तरीके से उस परिवार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, परिवार को सुरक्षा भी मिलेगी, और उनको आर्थिक सहायता जो पहुंचानी थी सरकार को, वो पहुंचा भी दी है। और भविष्य में भी हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि हम ऐसे देशभक्तों को पीछे छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। मेरा को और साजिद रशीदी भी हैं, रहमानी साहब भी, मेरे को और किसी से सवाल नहीं, मेरे को तो आपसे सवाल है। मेरे को तो गुस्सा आप लोगों पर है, मैं तो फिर आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल आपसे है ना कि अब थोड़ी ना वो जिंदा हो जाएगा, जान वापस आ जाएगी। आपके होते सोते, आपकी सरकार बनने के बावजूद ये कट्टरपंथियों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि छत से फेंक के मार दिया, पीट पीट कर मार दिया। आप तो कहते थे अगर राम भक्त, सुनिए मेरा सवाल, आप कहते थे राम भक्तों को बचाना है, ये लोग आएंगे राम भक्तों को मारेंगे, गोलियां चलाने वाले आएंगे राम भक्तों पर, ये होगा वो होगा। अरे अब तो आप आए हैं, आपके हाथे सोते भी राम भक्त सुरक्षित नहीं है, कश्मीर से लेकर कुशीनगर तक। अमन जी, एक एक हिंदुस्तानी, एक एक राम भक्त और एक एक राष्ट्रवादी इंसान सुरक्षित है हिंदुस्तान के अंदर, हर भारतीय सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में। लेकिन ये जो घटना हुई है, हम इसकी निंदा भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे साफ तौर पर उसको समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा और ये कहा कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं देंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे। और वो रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, बाकायदा वहां पर गए, इसी की जांच हो रही है कि उन्होंने रात में जाकर उसको मारना शुरू किया, क्योंकि गांव की घटना थी, पहुंचने में पुलिस को देरी हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया और 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, और जो और भागा हुआ एक व्यक्ति है उसकी तलाश में भी पुलिस निकली हुई है। तो ऐसा है, कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर अब कानून हाथ में लेगा तो उसके साथ कड़ाई से कार्रवाई होगी। कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय योगी सरकार का राज है। लेकिन ये एक चीज घटना से साबित हो गया कि आज अगर हिंदुस्तान में लोग भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, मोदी जी से और योगी जी से, उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा में आ रहे हैं, तो और पार्टियों के लोग उनको ऐसे ही डराते हैं, और ऐसे ही पहले भी किए गए हैं। मैं फिगर्स देख रहा था। मैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं डॉक्टर रिजवान अहमद, क्योंकि आप भी राम भक्त हैं, डर तो आपको भी लगता होगा भाई, क्योंकि अब चुन चुन कर फिर ये सब हो रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया है, 8%। तो फिर ये तो मतलब क्या गुनाह, गलती क्या थी भाई? बाबर की क्या गलती थी? रहमानी साहब, अगर आपको समझ में आ पा रहा है, क्या गलती थी इसकी? ये कि ये राम भक्त था, ये कि बीजेपी का सपोर्टर था, बीजेपी को वोट तो सजाए मौत। तस्लीम अहमद रहमानी। देखिए अमन जी, हर चीज़ को समझने का सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब आपने 8% की बात की, तो मैं एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ के करीब वोटर हैं, जिनमें से तकरीबन 9 करोड़ लोगों ने पोलिंग किया है। उसमें से 2 करोड़ 40 लाख या 2.5 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं, और उन्होंने तकरीबन 1.25 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख पोल किया है। उसमें से 97 लाख यानी तकरीबन 1 करोड़ वोट समाजवादी पार्टी के गठबंधन को गया है, और तकरीबन 20 लाख वोट दूसरी पार्टीज को गया है। ये स्टैटिस्टिक्स है। आपको मालूम है कि ऑल थ्रू द इलेक्शन मैं यूपी के पर काम करता रहा हूँ 4 महीने लगातार, तो एक एक वोट हमने भी गिना है।
ये 20 लाख वोट में से आप खुद फरमा रहे हैं 8% के करीब तकरीबन 8 लाख वोट, 8 से 10 लाख वोट बीजेपी को मुख्तलिफ सीटों पर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं कुछ सीटों का नाम भी बता सकता हूं जहां बीजेपी 5-7 हजार वोट पे मुस्लिम वोट से जीत गई। अब सबको मारा जाएगा। मैं लूंगा, नाम अभी नहीं ले बाबर को क्यों मारा? लेकिन क्या आप समझते हैं कि बाबर एक मौत भी, हम कहते हैं कि एक आदमी की मौत भी सारे आलम की मौत होती है, तो बाबर की मौत क्या इस बुनियाद पर हुई है कि वो बीजेपी का सपोर्टर था या कोई और बुनियाद है? नहीं, ये उसका परिवार कह रहा है। ये परिवार कह रहा है। मुझे परिवार पर भरोसा है। रहमानी साहब, आपको भी ठीक है ना? नहीं, परिवार जो कह रहा है वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसका इन्वेस्टिगेशन का एक टॉपिक है। पुलिस ने अभी, आपके एक्स मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वहां 2 आदमी गिरफ्तार हो गए और एक और होने वाला है। ऑब्वियसली पुलिस का तंत्र है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा और वो बताएगा। रहमानी साहब, पता है, इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं। एक चीज बोल लूं मैं, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं। एक मिनट, माफी के साथ। रहमानी साहब, पता है आपका जो रिएक्शन होता है ना, एक मिनट सुनिए ना, ये अगर बीजेपी का नेता नहीं होता और ये राम भक्त नहीं होता तब भी आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, पता तो लगे। अब तक लोकतंत्र खतरे में से लेकर पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। बुरा मत मानिएगा, इस बेचारे की गलती पता है क्या? मेरे पूरा दर्द सुनिए, मेरा दर्द सुनिए सर, एक मिनट। इसकी गलती सिर्फ इतनी है, बेचारा राम भक्त था, इसको अपने लोगों ने इसको धुतकार दिया क्योंकि ये राम भक्त था, ये बीजेपी का आदमी था, बीजेपी को वोट दिया, इसलिए आज आप भी उतने गुस्से में नहीं है। आप सोचिए, गुस्सा आना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई कट्टरपंथियों की। कहा मैंने, आज आप कह रहे हैं जांच हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इसीलिए कहा कि चीजों का पर्सपेक्टिव, कौन किसका क्या पर्सपेक्टिव है, अपने अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बंगाल की जो घटना हुई, मैंने कहा खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है, और वो खरबूजे अब इस आज के लोकतंत्र में हम हैं, कटना हम ही को है। अब कोई राम भक्त कह के उसको कटने का गुस्सा दिखा दे, या कोई आपके लोग आपको काट रहे हैं। अब अगर मुसलमान को काट रहा है, आप देख लीजिए, ये तो मुसलमान को काट रहा है सर। बंगाल में 10 मुसलमान, नाम पढ़िए ना, किसने किसको मारा। बंगाल में 10 मुसलमान मर गए, अमन जी, 10 मुसलमान बंगाल में मर गए। मैं किसी दूसरे सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, मैंने कहा मुस्लिम, और मेरे यूट्यूब से उठा के देख लीजिए, मैंने कहा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कहां हैं, मैंने नाम लेके बोला जमीयत उलमा हिंद कहां है, जमात इस्लामी कहां है, परसल्ला बोर्ड कहां है, मुशावरत कहां है। हम जो मोमबत्तियां उठा के खड़े होते हैं किसी एक घटना पे, तो ये सेलेक्टिविज्म, कि अगर बंगाल में मर जाए, बहुत बढ़िया सर, यही सेलेक्टिविज्म है। एक बार ये तस्वीर दिखाइए फुल स्क्रीन पर, एक बार ये तस्वीर दिखाइए, दिल्ली में खड़ा हो जाए तो शोर मच जाएगा। ये फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखाइए बाबर की। मैं कुछ सवाल पूछता हूं, ये बाबर की तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए। जानते हैं इस बाबर की गलती क्या है? ये राम भक्त निकला। अगर यही बाबर राम भक्त ना होता, सोचिए, इस बाबर को मतलब पीट कर मार दिया गया, छत से फेंक कर मार दिया गया, आज कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई कुछ नहीं, पता भी नहीं होगा लोगों को। अब यही अगर बाबर बीजेपी का नेता ना होता, यही अगर मोहम्मद बाबर राम भक्त ना होता, जैसा पहलू खान के साथ हुआ, गलत हुआ, लेकिन देश में बवाल हो गया था। जुनैद के साथ हुआ, सीट को लेकर था, बीफ का विवाद बना दिया गया, बवाल हो गया। अखलाक के साथ हुआ, गलत हुआ, लेकिन अखलाक के साथ हुआ, बवाल हो गया देश में। बाबर के साथ हुआ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का नेता था, क्योंकि ये बीजेपी को वोट दे रहा था और बीजेपी की जीत का जश्न मना रहा था, इसलिए आज बाबर की कोई बात करने को तैयार नहीं है। यह मेरा डर था, क्योंकि रहमानी साहब, यही अखलाक पहलू के साथ हुआ तो आप मेरे से पूछते थे, मैं आपसे पूछता था कैसे हो गया, गलत हो गया, देश खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आज नहीं, आज आप कह रहे हैं जांच होने दीजिए। नहीं सर, आज आप कह रहे हैं पर्सपेक्टिव होता है अमन जी, जांच होने दीजिए। तो उस वक्त भी कहा था, नहीं, उस वक्त आप भी फैसला ऑन द स्पॉट होता था। नहीं, ये गोश्त गाय का था, ये गोश्त गाय का नहीं था, ये सब सारे सवाल खड़े किए थे आपने, आप ही ने खड़े किए थे। डॉक्टर रिजवान अहमद, साजिद रशीदी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और बादल देवना टीएमसी से हैं, जिसका जिक्र अभी तस्लीम अहमद रहमानी कर रहे थे कि ये तो बंगाल वाला मॉडल है ना भाई, ये तो विधानसभा में, मतलब वहां तो बम मिल रहे, बंगाल में बवाल चल रहा है। ये मॉडल तो बंगाल में होता था कि टीएमसी को वोट, नहीं तो सजाए मौत, बीजेपी के साथ अगर जाओगे तो मारे जाओगे। ये तो बंगाल में होता है, यूपी में कहां से आ गया? लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, आप भी तो राम भक्त हैं, डर लगता है? शुक्रिया।
अमन भाई, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर मैं बात जाहिर आपको पता है मैं नहीं करूंगा। दो बात पहले छोटी छोटी कर दूं जो रहमानी साहब ने की थी। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। गौ रक्षा के नाम पर कहीं मुसलमान मारा जाए, 5 मिनट के अंदर रहमानी साहब को पता चल जाता है कि वो क्यों मारा गया है, 5 मिनट के अंदर। और आज बाबर में वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि वो क्यों मारा गया है, थोड़े से कंफ्यूज हैं। हिंदुस्तान के न्यायालयों की जज सिर्फ तब होशियार होता है जब किसी आतंकवादी को 5-7 साल बाद छोड़ दिया जाता है। बस उस दिन हमारे जज होशियार होते हैं। बाकी उसके अलावा ना हिजाब में होशियार होते हैं, ना ट्रिपल तलाक में होते हैं, किसी मामले में नहीं होते हैं। मैं आपको इसका रिलीजियस वो बताता हूं। ब्लास्फमी सुनी होगी अमन भाई, ब्लास्फमी कि हजूर की शान में कुरान फाड़ दिया, अल्लाह तौबा, ऐसा कुछ काम कर दिया। तो बहुत सुनने को मिलता है कि बहुत दुनिया में कानून भी हैं कि जान से मार दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा। बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। यहां तक तो इस बात को अलग कर दीजिए। हम मुसलमानों में ब्लास्फमी और आगे बढ़ गई है। आप AIMIM के लीडर के खिलाफ आप सोशल मीडिया पर बोलने लगी है। अब आपको मारा जाए ना मारा जाए अमन भाई, ये अलग बात है, लेकिन 50 लोग लिखते हैं गला काट देंगे, तुझे मार देंगे, तुझे जबा कर देंगे। बड़ा कॉमन है। हम मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली धमकी में मारना, काटना, जबा करना बहुत जल्दी आ जाता है। आता सब में है, पर हम लोगों में बहुत जल्दी आ जाता है। आप भाजपा के समर्थक बन जाएं, दलाल, तुझे मार देंगे, तू जहन्नम में जाएगा, तुझे कोड़े लगेंगे। अब फर्क यह होता है कि हिंदुस्तान में कितने लोग मारे गए, फिर बात खत्म करूंगा, बड़ा पैनल है। अमन भाई, छूट अगर दे दो, छूट, तो अफगानिस्तान के मुसलमान में और हिंदुस्तान के मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ छूट का है, छूट का। अफगानिस्तान में 100% छूट है, वहां 2 मिनट में मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% छूट है, तो वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। मैंने एक दिन डिबेट में बोला था कर्नाटका में छूट दे दो, छूट, तो हाई कोर्ट के जजेस को बंगलौर की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के। तो फर्क सिर्फ छूट का है और कोई नहीं है। और वो जितनी छूट दोगे और वो हम उतना आक्रमण करेंगे, हम उतने एग्रेसिव होंगे। और वो छूट बादल देवनाथ बंगाल में है? बिल्कुल नहीं सर। आज जो हाँ, हुआ बंगाल में भी है, बंगाल में भी है। बंगाल में तो छूट है, पूरा फ्री हैंड है। वहां तो बम मिल रहे हैं, 200 बम मिल गए। बस बोलिए बादल देवनाथ, बोलिए बादल देवनाथ। ये बंगाल मॉडल है ना? ये तो नहीं, कोई बंगाल मॉडल नहीं है। सिर्फ लेफ्ट के समय में जो हुआ था, आज वो से वो सब नहीं चलते। ममता बनर्जी पूरी तरफ से होम मिनिस्ट्री है। अभी 9 लोगों को जला दिया, जिंदा चारकोल बना दिया। अभी 2-3 दिन पहले हमने नहीं जलाया सर, नहीं, हमने नहीं जलाया। अरे आपने नहीं जलाया, आपके शासनकाल में तो जला, बंगाल में तो जला है ना। अभी तो जला दिया। 2 दिन एक और की भी मौत हो गई है, शायद वो 10 हो गया नंबर। 10 लोगों को जिंदा जला के भून दिया, तंदूर बना दिया उनका। आप कह रहे होता हुआ नहीं है बंगाल में? अभी 200 बम मिले बंगाल में। आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप खुद मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैंने आप ही का चैनल में बार बार मैंने कहा, और ये कोई 1-2 साल पहले कोई किसी को मार दिया, उसके बाद एक को बदला लिया, उस बदला के बाद और 10-12 आदमी मिलके एक किसी का घर जला दिया और कुछ लोग उसको हत्या हो गई। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। हम सब तो ये तो नहीं क्या, मतलब सब मिलकर निंदा किया, उसके ऊपर तो अरेस्ट किया, एसडीपी ने सस्पेंड हुआ, आईसी ने कई अतिरिक्त सस्पेंड हुआ। 20 आदमी के ऊपर आरोपियों को अरेस्ट किया गया। वहां पर सीबीआई, हाईकोर्ट के निर्देश से सीबीआई जांच कर रहा है, राज्य सरकार अभी जांच नहीं कर रहा है, हाईकोर्ट का निर्देश है। इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लोकल घटना है, लोकल घटना है। जो बाबर के साथ हुआ, सवाल सुनिए, जो बाबर के साथ हुआ, आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? ये तो आप लोगों ने भी सोचा, ये तो बंगाल में होता था भाई, ये तो हमारे यहाँ होता था। नहीं, बंगाल बीजेपी में जाओगे, मारे जाओगे, या तो बीजेपी या तो टीएमसी में रहो या जिंदा रहो। मत कीजिए, मैं सुन लिया आपका सवाल। बंगाल का बदनाम आप नहीं, बंगाल को नहीं कर रहा, टीएमसी को कर रहा हूँ, बंगाल को नहीं कर रहा मैं। छोड़ बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाली का बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल का कल्चर नहीं है सर।
बंगाल का कल्चर नहीं है उससे ये। पहले उत्तर प्रदेश का हाल क्या था, बिहार का हाल क्या था, झारखंड का हाल क्या था, जब बिहार तुलना झारखंड कर एक रहे हैं। साथ था उसका हाल क्या था, हम सब जानते हैं। गोधरा में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। क्या हुआ था मुजफ्फर गोधरा जान के में? बिहार क्या हुआ था गोधरा में? क्या हुआ था बताइए ना फिर। वो मैं हम सब साबरमती में जानते क्या हुआ था? 50 ट्रेन में क्या हुआ था? 50 लाख लोगों को 56 मार हिंदुओं दिया। को जलाया गया लेकिन था। बात बाबर करिए ना, का- पूरा बात करा लेकिन करिए ना फिर। लेकिन बाबर का बात जो हाँ, आप कह बाबर रहे की हैं, बात करिए फिर। बिल्कुल साबरमती की भी बात गलत करिए हुआ। फिर, ट्रेन में जलाया था। बिल्कुल गलत हुआ। हाँ, बाबर पर आइए, बाबर पे। हम सब एक ये सब जानते हैं, कोई भी एक व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उसको पीट पीट के मार देना बिल्कुल अच्छी बात ये नहीं। आप बोल जैसे रहे हैं। सीपीएम ने बिल्कुल सीपीएम ने जैसे 34 स्थान में 26,000 लोगों को टीएमसी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया था। साइंटिस्ट ने, कांग्रेस ने जब ना 1971 से 75 तक का किया था, लेकिन 2011 से 2022 तक ममता बनर्जी अच्छे तरह से सरकार चला रही है, हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नरसंहार बंगाल में लेफ्ट के समय जैसा होता था, अभी बंगाल उससे में ज्यादा हो रहा 2011 है, से पछाड़ 2022 दिया तक आपने। नहीं हो आप रहा। लोग जब तो आप लोग जब देखिए, अहिंसा की आंकड़ा बातें करते देखिए, हैं ना, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा टीएमसी दिया, अहिंसा की बातें करती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रहे बादल जी, बंगाल पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार चलिए, सर्टिफिकेट दे रहा है। मैं कितने बार कहूंगा आपके चैनल पर। बादल जी, वो मैं हर बार एक कहावत बोलता हूँ, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जब आप लोग बोलते हैं ना हिंसा की बातें जब करते हैं, जब आप लोग हिंसा की बात करते हैं, तो ये कहावत बार बार याद आती है। बंगाल कितने कार्यकर्ताओं को मार दिया वहां पर, आए दिन लोकतंत्र सूली पर लटका मिलता है, किसी खंबे पर लटका मिलता है। अभी 10 परिवार के लोगों को, 10 लोगों को मार दिया, घर का तालिबानी तंदूर बना दिया। मैं साजिद रशीदी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं मोहसिन रजा आपके पास आऊंगा। एक साजिद रशीदी का कमेंट, उसके बाद मोहसिन रजा और रहमानी साहब आ रहा हूं। साजिद रशीदी, क्या गलती थी बाबर की? रशीदी साहब, साजिद रशीदी, अच्छा साजिद रशीदी मेरे पास, ठीक है, उनको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन रजा, ये तो 8% वोट मुसलमानों का वोट मिला है, तो मतलब 8% के साथ ये होगा, फिर सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि जिस तरह से रहमानी साहब ने सारी बात का आपको जवाब दिया और इन्होंने आज इस बात को कबूल किया है आपके एक नेशनल चैनल पर अमन के 8 से 10 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने दिया है। वो तब दिया है जब इनके गुंडों से छुप छुपा कर डरते हुए दिया है। तो आप समझ सकते हैं अब वो खुलकर सामने आएंगे और आएंगे तो ऐसे कट्टरपंथियों को जवाब भी देंगे, क्योंकि आज कानून का राज है, आज उन्हें न्याय भी मिल रहा है। ये जो हत्या हुई है ये आज आईना दिखाएगी और हमारे इस भाई की जो हत्या हुई है ये एक नजीर भी बनेगी। लोगों को कम से कम इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि आप सामने आओ और इन ठेकेदारों को कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई मुसलमान को वोट देगा, आपको वोट देगा, जान से जाएगा। ये देखिए ना क्या हुआ बाबर के साथ। आप सुरक्षा नहीं दे पाए, आप सुरक्षा नहीं दे पाए ना मोहसिन रजा। एक बाबर ने वोट दिया, बाबर को लड्डू के चक्कर में उसकी लिंचिंग हो गई। आप कह रहे हैं 7-8 लाख ने वोट दिया। अब कौन वोट देने से पहले, भाई किसी के लिए वोट जरूरी है जान, आपको वोट देकर जानलेवा वोट है ना, फिर बीजेपी को मुसलमान वोट देगा जान से जाएगा। उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं रख पाए ना सर, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना नहीं रख पा ना, इनको चुनौती, इनको धमकियां मिल रही थी। हर मुसलमान के साथ खड़े हैं जो देशभक्त हैं। सर इनके परिवार को धमकियां मिल रही थी, फरवरी के महीने में भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, लगातार धमकियां मिल रही थी। धमकी देकर मारा है, पीट कर, छत से फेंक कर मारा है, धमकी देकर मारा है मोहसिन रजा। ये आपकी नाकामी है, जिम्मेदारी आपकी थी। इस बात को लेकर अमन जी सरकार गंभीरता से जांच करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने साफ तौर पर आप सबको अवगत करा दिया है, संज्ञान लेकर कि इसकी जांच करके, और जो लोग इसके पीछे हैं और जिन्होंने भी इस कृत्य को किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, उनके सख्त से कार्रवाई करेंगे। और उस परिवार के साथ पूरी सरकार और पार्टी खड़ी है। तस्लीम अहमद रहमानी, वही सवाल, उस तरह का गुस्सा क्यों नहीं है बाबर के लिए रहमानी साहब, जो अखलाक के लिए था या पहलू खान के लिए था? देखिए, मैं नहीं है रहमानी साहब, ईमानदारी साहब की खिदमत में जी, एक इत्तला और मैं अर्ज कर दूं मोहसिन रजा साहब की खिदमत में। वेस्ट यूपी के कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जिनके प्रधानों को मैं जानता हूं, या साबिक प्रधानों को, कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को बुला के सिक्कों में तोला, खुलेआम गांव में, छुप के वोट नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार को बुला के सिक्कों में तोला, और किसी की एक जुर्रत नहीं हुई कि उसके ऊपर एक पत्थर भी मार देता।
तो अगर उसके ऊपर कोई जुर्रत नहीं हुई इस गांव में कि जो बीजेपी उम्मीदवार को मुसलमान प्रधान बुला के और सिक्कों में तोल रहा है और उसको वहां से वोट निकला, तो फिर इस मामले में बाबर को, और फिर जो मैं कह रहा हूं 7-8 लाख वोट ये गया है, इसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो बाबर के मामले में जो ये वाकया हुआ, बदकिस्मती से उस नौजवान की मौत भी वाकई हो गई। ये क्यों हुआ, इसके कुछ दूसरे पहलू भी यकीनी तौर पर होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, अब ये आपका परसेप्शन है कि आप उसे राम भक्त की मौत कह दे, लेकिन ये परसेप्शन अभी साबित शुदा नहीं है, ये मैं कर रहा हूं। दूसरी बात जो छूट की बात है, एक बात मैं आपको बता दूं, बाबा राम भक्त नहीं हो सकता चाहते हैं, जो अमन कह रहे हैं बात वही है, भाई, जो बाबा राम अमन भक्त जी नहीं हो सकता लगातार बात कह रहे हैं बात वही है, घुमाइए मत बात को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। पहलू खान के मामले में कोई पहलू नहीं याद आ रहा था, कोई पहलू की बात नहीं कर रहा था कि ये पहलू वो सीधा कट था, लेकिन यहां मामले में पहलू याद आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, देश नहीं झुकने देंगे, देखते रहिए आप। फुल एंड फाइनल फैसला हो सकता है। वैसे तो विपक्ष सुबह सुबह ही पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचा, लेकिन एक सांसद के निधन की वजह से कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई, जिसकी वजह से इमरान को 3 दिन और मिल गए। इस बीच खबर है कि इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाजवा के आगे हाथ जोड़ लिए। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले और उनके आगे गिड़गिड़ाए कि उन्हें पीएम पद से न हटाएं, लेकिन उनकी मिन्नतों का बाजवा पर कितना असर हुआ ये पता नहीं चल पाया। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा इमरान के मंत्रियों की बातें सुनकर लग गया, जिससे पता चला कि बाजवा ने इमरान की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। यही नहीं, इमरान के करीबी और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही जल्द चुनाव की बातें करने लगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने 27 मार्च को होने वाले प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने एक गाना लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके इमरान को एक बार फिर कप्तान कहकर पुकारा गया और लोगों से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की गई। पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराने के लिए विपक्षी पार्टियां पुराने गिले शिकवे भूल चुकी हैं और हाथ मिला लिया है। इमरान सरकार पर आरोप है कि उनकी सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर गई और लोग दाने दाने के लिए तरस गए। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इमरान ने वहां की सेना को भी नाराज कर दिया, यानी इमरान न देश की अर्थव्यवस्था संभाल पाया और न सेना को खुश रख पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार गिराने की ताक में बैठे विपक्ष को मुंह मांगी मुराद मिल गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलेमा इस्लाम फजल तो हाथ धोकर इमरान सरकार के पीछे पड़ गए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ की अगुवाई में विपक्ष ने एक बैठक भी की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो मुस्कुराते हुए बाहर निकले और दावा कर दिया कि उनकी फतह पक्की है। आज हमारा फतह का दिन है। यही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता राणा सनाउल्लाह ने तो इमरान के उस दावे का मजाक उड़ा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास ट्रंप कार्ड है। ट्रंप अमेरिका में होता है, यहाँ पे कोई ट्रंप कार्ड नहीं है, ये ऐसे लोगों को धोखा दिया है। पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के केवल 155 सांसद हैं और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 172 सांसदों की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इमरान का साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी छोड़ चुकी। मतलब ये कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इमरान की कुर्सी गई। आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान जादू टोना तक करा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस जादू टोने में उनका साथ दे रही हैं उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान के घर में जादू टोना किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दावे के जरिए शहबाज ने रहस्यमयी कहे जाने वाली बुशरा बीबी की ओर इशारा किया है। हमेशा पर्दे में रहने वाली बुशरा बीबी खुद को पीर बताती हैं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि इमरान की तीसरी बीवी काला जादू करती हैं और आरोप लगा कि इमरान की सरकार बचाने के लिए भी वो जादू टोना कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इस्लामाबाद में इमरान के घर बनीगाला में जादू टोने के लिए कई टन चिकन चला दिया गया। माना जा रहा है कि शहबाज इस बहाने इशारों में बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इमरान खान जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, बुशरा बीबी उनका साथ देने के लिए आगे आ जाती हैं। खासतौर पर जब बात पार्टी के अंदर विरोध या महिलाओं के मामले की हो तो वो इमरान की मदद करती हैं। कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली इमरान की बीवी ये मामले सुलझाने के लिए जादू टोना करती हैं। उन पर यह आरोप भी लग चुका है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान को टोना टोटका सिखाया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मनमुटाव बढ़ने की खबर सामने आई। ये बात ऐसे समय सुर्खियों में नहीं जब रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है।
और अब बाइडेन और कमला हैरिस के मनमुटाव की खबर ने वहां की राजनीति में हलचल मचा दी। ये पूरी चर्चा शुरू हुई एक किताब से जो मई तक बाजार में आ सकती है, लेकिन इसी किताब में छपी बातें अभी से अमेरिकी मीडिया में सामने आने लगी हैं, जिसमें दावा किया गया कि कमला हैरिस खुद को मिली जिम्मेदारियों से नाराज हैं। इस किताब का नाम है दिस विल नॉट पास, ट्रंप, बाइडेन एंड द बैटल फॉर अमेरिकाज फ्यूचर, और इसके लेखक हैं पत्रकार जोनाथन मार्टिन और अलेक्जेंडर बर्न्स। और इनकी किताब ने अमेरिका में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें यह दावा है कि कमला हैरिस के अधिकारों में कटौती की गई। इसी वजह से उन्होंने एक बार बाइडेन को चेतावनी भी दे दी थी। साथ ही एक विधेयक के पास न हो पाने के लिए भी बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, इस किताब में बाइडेन और कमला हैरिस की लोकप्रियता में गिरावट आने का भी दावा किया गया। उधर तानाशाह किम जोंग उन के निर्देश पर राजधानी पियोंगयांग में उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। उत्तर कोरिया का दावा है कि यह उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने पियोंगयांग से परीक्षण किया था, जिसके बाद उसका वीडियो भी जारी किया गया। उसमें तानाशाह किम जोंग उन वहीं मौजूद दिखे। इस वीडियो में दिखाया गया कि मिसाइल को टेस्ट करने से पहले किम की हर एक चीज पर पैनी नजर रही। उन्हीं के इशारे पर मिसाइल टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। और फिर दाग दी गई उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर एक महाद्वीप से दूसरे पर पहुंच सकती है और वहां बैठे दुश्मन को तबाह करने की पूरी ताकत रखती है। मिसाइल को दागते वक्त किम जोंग उन वहीं पास में एक कमरे में मौजूद रहे, जहां से उन्होंने आसमान में जाती मिसाइल को देखा। वो पलक झपकते ही आंखों से कहीं ओझल हो गई, जिसके बाद किम जोंग उन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तालियां बजानी शुरू कर दी। और केवल वही नहीं, उत्तर कोरिया के फौजी भी अपने देश को एक कदम और आगे बढ़ता देख खुशी से झूम उठे। खबर है कि अब तक जितने भी देश नहीं झुकने देंगे, राम भक्त बाबर को क्यों मारा, बीजेपी का वोट तो सजाए मौत, लड्डू बांटने पर लिंचिंग कर दी गई बाबर की। मोहम्मद बाबर, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी का सपोर्टर था, बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी की जीत के जश्न में लड्डू बांट रहा था। डॉक्टर रिजवान अहमद, अभी आपने सुना डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी को पहलू की बात कर रहे हैं कि उसकी मौत के कुछ और पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन पहलू खान के मामले में कोई पहलू नहीं था, अखलाक के मामले में कोई पहलू नहीं था। इसमें क्यों पहलू याद आ जाते हैं? भाई वो भी तो मुसलमान था, भाई एक मुसलमान की नहीं बात कर रहा। आज मुसलमान था, ये किसने कह दिया? मोहम्मद बाबर नाम था भाई उसका। देखिए, हम मुस्लिम वर्ग, अरे नहीं 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 नहीं, उसको मुसलमान अरे मानने से होता है भाई, ये नहीं मानते मुसलमान, ये उसको भाजपा का दलाल मानते हैं, मुनाफिक मानते हैं, कुछ और मानते हैं। ये तो ये तय करते हैं ना जो इनका एक बड़ा वर्ग है। और एक बात मुझे अमन भाई एक समझ में नहीं आती, ये चुनाव के बाद, ये पहले भी हुआ था जब योगी जी 2017 में जीते थे और मोदी जी जीते थे, चुनाव के बाद रफू करने के लिए, मैं इसको शब्द देता हूं रफू करने के लिए बहुत से मुझे मुस्लिम लीडर मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, मोदी जी को, योगी जी को मुसलमानों ने भी वोट दिया है। लेकिन जब चुनाव से पहले डिबेट हो रहे होते हैं तब मुझे कोई मुसलमान नहीं मिलता ये कहता हुआ कि नहीं भाई, इस बार हमारी कौम मोदी जी को या योगी जी को वोट दे रही है। तो मेरे हिसाब से ये जो आप 7-8% वोट बता रहे हो, ये इसमें शिया मुस्लिम हो सकते हैं और कुछ पसमंदा बहुत पिछड़े वर्ग के पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हो सकते हैं। मेन स्ट्रीम मुस्लिम जिसको ये लोग मानते हैं, ये लोग, मैं नहीं, मेन स्ट्रीम सुन्नी मुस्लिम, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर के आसपास जो बूथ हैं वहां मुस्लिम आबादी है, वहां का पता लगा लीजिए कितने वोट मिले हैं। तो चुनाव के बाद रफू करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इनकी जीत में हमारा भी हिस्सा है, ये लोग एक शगुफा लेके आते हैं, कहीं सिक्के में तोल दिया, कहीं किसी में तोल दिया, और अंदर अंदर ये भाजपा के खिलाफ पूरा चुनाव इस तरह से मैनेज करते हैं कि जहां भाजपा को हराना है मुसलमान का वोट वहीं जाएगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, और रही बात बाबर की, मेरे साथ रूपा गांगुली जी जुड़ गई है। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, रहमानी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। रूपा गांगुली राज्यसभा सांसद मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। रूपा गांगुली जी, ये तस्वीरें जो देखी हैं आज हमने विधानसभा में,
जो जूतम पेजार, हाथापाई, ये हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? देखिए, आप मुझे कहिए, अगर देखिए, मैं तो पहली बात, किसी का ये विरोध प्रदर्शन एक चीज है और विरोध के साथ लड़ाई करते करते हाथापाई करना एक चीज है। पहले जिसने भी हाथ उठाया उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक नंबर। दूसरी नंबर ये है कि अगर विरोधी पश्चिम बंगाल में असेंबली में बात नहीं उठा पाएंगे तो कहाँ उठा पाएंगे। तीसरी बात ये है कि वहां अभी इतने दिनों से लोग मांग कर रहे हैं, घटना इतने दिन हो चुके, मांग कर रहे हैं कि कोई भी नेता मंत्री जो योग्य लोग हैं आके कुछ डिटेल में बताए क्या हुआ है। एक स्टेटमेंट डिमांड कर रहे थे, हालांकि वो जायज है। अब ये लोग बताएंगे कैसे स्टेटमेंट बताने का, अगर उनके पास हिम्मत होती, क्योंकि दो टीएमसी एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं, उसके ऊपर से दोनों टीएमसी एक दूसरे के ऊपर आरोप दे रहे हैं, उसने ऐसा पैसा बनाया, उसने ऐसा पैसा बनाया, तो किसने कितना पैसा बनाया, किसने किसको दे के खा के ये सब किया। ये सब के झंझट में क्या हुआ है कि जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया, वो हादसा के पीछे ये लोग छुपने गए, क्योंकि इनको अभी हादसा के पीछे छुपने के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि सच्चाई ये बताने पड़ेंगे ना। तो ये चल रहा था, गोला बारूद चल रहा था। अब मुझे एक सीधी सी बात बता दो, अगर गोला बारूद हर दिन वहां पकड़े जाते और ममता बनर्जी वहां पहुंचने के बाद बोलते देखो मैंने बोला 2.5 घंटे में 200 गोला क्या बॉम्ब आ गया, ये छुपे हुए तो सबको पता है। पुलिस की साजिश में ये जो चल रहा था, पार्टी की साजिश से क्या जवाब दे कोई। और ये हाथापाई शर्मनाक है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इस तरह से मनोज को भी मारा है। अरे इस तरह से शुरू हो जाएगा तो मुझे उम्मीद थी कि स्पीकर महोदय कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, एक कोशिश करेंगे ताकि रूलिंग पार्टी जवाब दे कुछ। अभी क्या हुआ डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तभी बता सकेंगे। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं बीरभूम हिंसा को लेकर, हम आपका स्टेटमेंट भी हमने सुना था, भावुक हो गई थी राज्यसभा में, वो स्टेटमेंट भी हमने सुना था। ममता बनर्जी तो कह रही हैं वो साजिश लगती है सरकार के खिलाफ। बीरभूम हिंसा जो हुआ, नरसंहार जो जलाया गया, दैट माइट बी ए कॉन्स्पिरेसी। देखो, उनको जो भी लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जिन्होंने गलत किया उनको निकाल के दे बस, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको लगता है कि उनके टीएमसी के लोग उनके पार्टी में बैठ के उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो उनकी बात है, वो अपने पार्टी को अपने तरीके से संभाले। हम पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनके सरकारी पद के बारे में बात कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है, हर बात में जो पॉलिटिक्स घुसा के लाती है ना, इससे अच्छा कि वो मुख्यमंत्री बन के जीने की कुछ दिन कोशिश करें, बहुत जरूरी हो जाएगा। सब समस्या समाधान हो जाएगा। हमें बस सिंपल सी बात है, मैं 2 बात बोल के खत्म करना है। हमें आर्टिकल 21 चाहिए, राइट टू लाइफ। हमें जीने का अवसर चाहिए, हमें जीने का मौका चाहिए। बंगाल में नहीं है? नहीं है बंगाल में। आपको लगता है पश्चिम बंगाल में कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, लगता है आपको सेफ है, जीने लायक है? कहां से आपको लगने लगा है? ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में आए दिन आप ऐसे ना एक घटना दिखा सकेंगे? एवरी सेकेंड डे देयर इज अ रेप, एवरी सेकेंड डे देयर इज अ रेप एंड मर्डर, एवरी 2 or 3 days there's some गोली बारूद getting seized। ये सीज्ड कहां कर रहा है? सीज दिखाने के लिए क्यों कर रहा है भाई? जहां बन रहा है वहां बंद कराओ ना भाई। आखिरी सवाल, फिर रास्ता क्या है? मतलब ये कब तक चलेगा? हमने देखा 200-300 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, अभी 200 बम मिल जाते हैं, घर जला के 8-9 लोगों को मार दिया जाता है, विधानसभा में हाथापाई होती है, तो फिर क्या है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई हथियार की बात आप कर रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है ही। देखो, ये 8-9 लोग, पहली बात तो ये 8-9 लोग है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। प्रत्यक्षदर्शी जो है वहां पे कई लोगों ने कहा है कि 5 परिवार को जलते हुए देखा, उसमें से कुछ लोग भाग गए। 14 साल का एक बच्चा, वो भी बोला है कि और भी लोग थे उसमें, हम कुछ भाग के निकल सके, कुछ भाग नहीं पाए। तो देखिए, घटना का जांच सीबीआई करे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक से कर पाए, पुलिस मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा देखिए निजी मांग है, बिल्कुल निजी मांग है। रूपा गांगुली एज अ ह्यूमन बीइंग आस्किंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल, a human being asking for president's rule। पश्चिम बंगाल जीने लायक सचमुच ही नहीं रह गए। कोई मुंह नहीं खोल रहा था सीबीआई आने से पहले, अभी भी डर डर के मुंह खोल रहा है। भादु शेख को किसने मारा? पहला मर्डर किसने किया?
वो टीम, ऐसा किसने आपको कह दिया है? ये चालू कर दिया खबर। ऐसा कैसे क्यों नहीं हो सकता है कि बहादुर शेख को भी जिन्होंने मारा, ये घटना भी उन्होंने किया, दिखा रहा है रिवेंज। हाउ डू वी नो अबाउट एवरीथिंग? ममता बनर्जी तो हर दिन झूठ पे झूठ, पुलिस तो खुद ही बोल रहे साजिश में झुकते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है पश्चिम बंगाल में, सच बता रही हूँ। मैं आपके चैनल पे बैठ के आपसे, आपके सामने, ये जितने भी आपके पास व्यूअर्स हैं, सबके पास मांग करती हूँ, आप लोग पश्चिम बंगाल के जनता के लिए एक बार सोचिए, एक बार सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूपा गांगुली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। आज की जो तस्वीरें विधानसभा की एक बार वो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद साजिद रशीद मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब आप तक आवाज़ पहुंची विधानसभा की आज की तस्वीरें जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए एक बार। ये तस्वीरें बंगाल विधानसभा की, लेकिन बंगाल का मॉडल जिसका हम लगातार बात कर रहे हैं वो मतलब जिस तरह से बीजेपी को वोट तो सजाए मौत, बाबर को क्यों मारा? साजिद रशीदी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। रशीदी जी, अब बाबर को क्यों मारा? देखिए, बाबर की मौत बहुत निंदनीय है, अफसोसनाक है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए इतना कम है। किसी भी इंसान की मॉब लिंचिंग करना ये इतना ही अफसोसनाक है जितना कि पहले मॉब लिंचिंग हुई है या अब ये बाबर की हुई है। इस पर हर आदमी को, मैं समझता हूँ, सियासत से ऊपर उठकर उसकी निंदा करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन मुझे आपकी एक बात पर आपत्ति है अमन जी, बिल्कुल। आप बार बार ये कह रहे हैं कि राम भक्त था इसलिए इसको मार दिया। 8% मुसलमान जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, क्या वो सारे राम भक्त हैं? बीजेपी को वोट देना अपनी जगह बात है, लेकिन हर मुसलमान को आप राम भक्त कहेंगे? तो जैसे मोहन भागवत कहते हैं कि हर देश में रहने वाला हिंदू है। राम भक्त तो मतलब ये तो उनकी तारीफ करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान राम भक्त नहीं हो सकता। एक मुसलमान को राम भक्त क्यों बताओगे आप? क्यों भाई, राम भक्त नहीं हो सकते मुसलमान? नहीं। क्यों आप क्यों नहीं हो सकते भाई? क्यों? ये तो था राम भक्त, बाबर राम भक्त था। नहीं, हम अल्लाह के भक्त हैं, राम भक्त नहीं हो सकता। नहीं, राम भक्त, आप सब राम की औलादे हैं भाई, राम भक्त। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, आप सब राम, प्रभु राम की औलादे हैं भाई सारे। अब वो बाबर, अभी सुना नहीं गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि हम मुसलमान हैं, इससे पहले हम कश्मीरी पंडित थे। रशीदी साहब, चलिए आप नहीं मानते, चलिए आप नहीं मानते, चलिए आप नहीं मानते रशीदी जी। हमारा आइडियल तो नहीं है रशीदी जी, आप जो मानता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आइडियल है कुरान। रशीदी जी, आप नहीं मानते, लेकिन जो मानता है उसको मार तो नहीं देंगे ना आप? समझ, अगर ये राम भक्त था तो इसकी गलती थोड़ी ना थी। मारना गलत है, बस मैं फिर कह रहा हूँ कि मारना गलत है। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मारना ये गलत राम भक्त था, लेकिन उन 8% लोगों की तौहीन कर रहे हैं आप। मैं तो राम भक्त कह के उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। राम भक्त क्यों नहीं हो सकता? कोई भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे मोहन भागवत। कौन सुन रहा है आपको? 8-8 लाख कौन सुन रहा है आपको रशीदी जी? 8-8 लाख लोग, 8-8 लाख मुसलमानों ने वोट दिया भाई साहब। अमन जी, इसीलिए मुसलमान बीजेपी के करीब नहीं आना चाहता कि जहां बीजेपी के करीब आएगा वो राम भक्त बन जाएगा, वो तो मुसलमान भी नहीं रहेगा। नहीं, वो आप आए ना आए, सब राम भक्त तो हैं ही सारे। आप आए ना आए, सब राम भक्त ही हैं भाई। आप मैं उसको या राम सारे राम, अच्छा चलिए ठीक नहीं, इसलिए मार दिया उसको क्या बाबर को? आपको लगता है इसलिए मारा रशीदी जी कि वो राम भक्त था? मारना गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मारना गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, शायद आप नहीं सुन रहे मेरी इस बात को। मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि किसी भी इंसान को मारना, अगर उसने बीजेपी को वोट दे दिया, उसने कोई जुर्म नहीं कर दिया। ये हर इंसान का अपना एक अधिकार है, और ऐसा नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। हम किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। अगर उसने बीजेपी को वोट दे दिया तो उसने कोई हराम काम नहीं कर दिया।
अगर उसको इस वजह से मारा गया है तो इससे अफसोसनाक बात हो ही नहीं सकती। और मारने वाले आतंकी, इससे अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। मारने वाले आतंकी। और मैं तो आपके चैनल पे एक मांग करता हूं कि जिन लोगों ने इसको इस वजह से मारा है कि बीजेपी को वोट दिया जाए, क्यों दिया है, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो आदमी मरा है, योगी सरकार उसको 1 करोड़ रुपया दे, और मारने वाले उसके पीछे रहने वाले लोगों को 1 करोड़ रुपया दे। नहीं सर, असल में मैं इसलिए मैं रशीदी जी, आपके विचारों का सम्मान है, बस मेरे को ना फर्क से आपत्ति होती है। सेलेक्टिव आउटरीच जो अभी रहमानी जी कह रहे थे ना, सेलेक्टिव आउटरीच। अब सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए रहमानी जी, आपकी बात को रशीदी जी, मेरा सवाल नहीं आप समझे नहीं। लिंचिंग का धर्म ढूंढ लेते थे ना आप, और वो आतंकी बता दिया जाता था। तो अब मारने वाले आतंकी, कब ढूंढा है? आप लोग कहते सारा हिंदू आतंक, लिंचिंग का धर्म सबसे ज्यादा ढूंढ लिया जाता था। क्या बात कर रहे हैं? जय श्री राम बोलकर मार दिया हिंदू आतंकी, बताइए गलत है क्या? जी अमन सुनिए, रहमानी जी सुनिए जी। अगर किसी को अल्लाह अकबर कहकर मारा जाता है वो भी निंदनीय है, अगर किसी को जय श्री राम कहकर मारा जाता है वो भी निंदनीय है, वो भी अफसोसनाक है। हमने कभी नहीं कहा कि अगर जय श्री राम कहकर मारा जाए तो गलत है, अल्लाह अकबर कहकर गला काट दिया जाए तो वो सही है, हमने नहीं कहा कभी भी। हम हमेशा उस आतंकवाद की मुखालफत करते रहे हैं जो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक और जहां भी अल्लाह अकबर कहकर ये चीजें हुई हैं, ये जो भी हो रहा है, मैंने हमेशा उसकी मुखालफत की है कि वो आतंकवाद है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। रहमानी साहब हमेशा कहते हैं ठीक। रहमानी साहब, आउटरीच सेलेक्टिव होता है, ये तो आप मानेंगे? सेलेक्टिव आउटरीच होता है कि पॉलिटिकली सूट नहीं करता है, होता है क्या ऐसा? फिर मैं बादल जी आपके पास आऊंगा। रहमानी साहब, होता है ऐसा या मैं गलत कह रहा हूं? या सेलेक्टिव आउटरीच होता है रहमानी जी? नहीं, मैं आपसे नहीं, सेलेक्टिव आउटरीच तो बहुत ज़माने से हम देख रहे हैं, फिनोमिनल चेंजेस आते हुए भी हम बार बार देख रहे हैं। हम तो यही काम करते हैं, खाली कमरे में बैठे नहीं रहते, ग्राउंड पे भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं और लिखते पढ़ते भी हैं, तो हमको अंदाज़ा है कि फिनोमिनल भी होती हैं, सेलेक्टिव भी होती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जो 10 लोग मारे गए, क्या वो राम भक्त थे? क्या उनको राम भक्ति की वजह से मारा गया? तो जो वजह उनको मारे जाने की है वही वजह यहाँ के भी हो सकती है कि वही वजह हो। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि लिंचिंग पहले जो हम ये देखते थे कि कुछ हिंदू मॉब खड़े होकर वो अपने हिंदुत्व को ऐलान करते हुए लिंचिंग करते थे, वही लिंचिंग अब उन मुसलमानों के नाम से एक ट्रेंड आफ्टर द बंगाल इलेक्शंस, ये राइजिंग ट्रेंड है। इसलिए मैंने कहा सेलेक्टिव भी है और फिनोमिनल भी है, ये बहुत खतरनाक है, हमको इसे देखना पड़ेगा। आखिरी बात आज के प्रोग्राम की मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंडियन मुस्लिम वॉज एट द हेम ऑफ अफेयर्स सिंस देयर प्रेजेंस इन इंडिया। हम जब से इस मुल्क में मौजूद हैं, हम एट द हेम ऑफ अफेयर्स, हम मरकज़ में रहे हैं, पहले भी थे, आज भी थे। अगर हमको आप इस मुल्क से बाहर निकाल दें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हम कांग्रेस से बाहर निकले, कांग्रेस की सियासत ख़त्म हो गई। हम सपा से बाहर निकले, सपा की ख़त्म हो गई थी। बसपा से बाहर आए, बसपा की ख़त्म हो गई। और अगर हम ना हो तो बीजेपी की सियासत भी ख़त्म हो जाए। सो वी वर एट द हेम ऑफ अफेयर्स आइदर एज अ रूलर और एज अ लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल और द ongoing Indian political system and phenomena। तो हम थे, हम हैं और हमको रहना है। और हमको अगर आप एसिबिलिटिव रखेंगे तो बहुत अच्छा है। छूट हमें हर वक्त रही है, छूट हमें 1000 साल पहले भी थी, छूट नहीं थी ना शायद, आज से 200 साल पहले भी थी, आज भी थी, आज भी है। रहमानी साहब, लेकिन बाबर को वो छूट नहीं हुई, वो चॉइस नहीं थी। हमारा कैरेक्टर है कि हम यहाँ सबके साथ रहते हैं। लेकिन बाबर को वो छूट नहीं थी ना, बाबर को वो चॉइस नहीं थी ना। बाबर को देखिए ना क्या हुआ बाबर के साथ, सबके पास थी। ये तस्वीर आपने देखी है, सबके पास थी। ये बाबर के साथ वो नहीं थी ना चॉइस। मुझे बताना पड़ेगा ना कि बाबर के पीछे का सच क्या है। ये तो आप आज 1 घंटे का प्रोग्राम करके एक बाइनरी सेट करके, नहीं मैं तो परिवार मुझे नहीं लगता, मैं तो परिवार की बात को सच मान रहा हूँ। मैं तो परिवार की बात को सच मान रहा था रहमानी जी और रशीदी जी। मुझे नहीं लगता परिवार झूठ बोल रहा है। पहलू खान का परिवार सही, अखलाक का परिवार सही, बाबर का परिवार गलत हो गया। आप 1 घंटे का ये डिबेट करके अभी एक बाइनरी सेट करेंगे। देखिए ना क्या हुआ रशीदी जी, क्या हुआ फिर उसके साथ? कीमत चुकानी पड़ी ना बीजेपी का साथ देने पर।
बीजेपी का साथ दिया, बाबर को मार दिया। ये तो जांच हो रही है ना, उसकी जांच हो रही है, पता चलेगा। नहीं वो तो परिवार कह तो रहा है, नहीं परिवार कह तो रहा है रशीदी जी, हम आपको कहने में क्या हिचकिचाहट है? भाई हम नहीं अफसोसनाक है, हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं? नहीं आप कह रहे हैं ना कि जांच होगी। पहलू खान मामले में कोई जांच नहीं, अखलाक मामले में कोई जांच नहीं, सीधा फैसला। लेकिन बाबर मामले में जांच, क्योंकि राम भक्त था वो बाबर। अखलाक मामले में बकरे के गोश्त को गाय का गोश्त बता दिया गया। वो तो जुनैद में नहीं पता, वो तो जुनैद के मामले में बीफ का मामला था, सीट का मामला था, बीफ का बता दिया। मैं भी फिर बता दूंगा आपको, जुनैद का मामला सीट का था ट्रेन में, उसको बीफ का बता दिया। मेरी बात सुनिए जी मेरी बात सुनिए जी। इन मामलों को बार बार आप उजागर करेंगे तो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, रशीदी जी बाबर को मार दिया, मैं उसकी बात करूंगा तो नफरत फैल रही है, जिसने मारा वो नफरत फैला रही है। आप एसी में बैठे हैं, बाबर उसी की भेंट चढ़ा है, आप एसी में बैठे हैं। बाबर उसकी भेंट चढ़ा है जो नफरत फैला रहे थे, जो लोग जो जमीन पर रहते हैं, रशीदी जी पर चलते हैं, साजिद रशीदी जी, ये उसकी भेंट चढ़ा है जो कह रहे थे ना भूस भर देंगे, जो लोग कह रहे थे ना, सुनिए ना रशीदी जी, जो विधानसभा चुनावों में ये कह रहे थे हम सबक सिखाएंगे, हम बदला लेंगे, जो अभी रहमानी साहब ने कहा, और जो कह रहे थे कि भूस भर देंगे, ये उसी का नतीजा हुआ है बाबर के साथ। हैं जी, जो ये कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, उनका नहीं बोलेंगे आप? तो किसको बाबर की गर्मी किसने उतारी फिर आप बताइए? उसके घर वालों ने उतारी, मुसलमानों ने मुसलमान की गर्मी उतारी। क्या बात कर रहे हैं सर? कहाँ जिसने कहा गर्मी उतार देंगे, तो किसने उतारी? किसने क्या किया? किसने उतारी? परिवार के लोगों ने मारा है रशीदी जी। मुसलमान को मारे, उसके लिए भी वो वाला स्टेटमेंट जिम्मेदार हो गया। देखिए बात सुनिए, हाँ यही तो नफरत जिम्मेदार है, उसकी भी यही नफरत जिम्मेदार है जो आप लोग फैलाते हैं। अच्छा, जो आप लोग फैलाते हैं, जब विधानसभा चुनावों में रशीदी जी सुनिएगा, जब ये कहा जाता है भूस भर देंगे, जब ये कहा जाता है कि हिसाब करेंगे, बदला लेंगे, सबक सिखाएंगे, तब खुलकर मुखालफत नहीं होती, और फिर नतीजा ये होता है बीजेपी को वोट देना सजाए मौत होना, बीजेपी को वोट देना गुनाह थोड़ी ना हो गया सर। बैठकर कुछ एंकर अपनी टीआरपी के लिए इस तरह का जहर उगलते अच्छा, बाबर की बात कर रहा हूं तो गुनाह, बाबर की बात कर रहा हूं मैं। आज बड़ा दर्द हो रहा है आपको, क्योंकि मैं बाबर की बात कर रहा हूं। आपको तो मेरे आवाज में आवाज मिलानी चाहिए कि बाबर की लिंचिंग हुई है, अमन चोपड़ा बात कर रहा है, बाबर की बात हुई है, अमन चोपड़ा बात कर रहा है। आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। आज आपको दर्द हो रहा है, आज आपको दर्द हो रहा है साजिद रशीदी। चेहरा देखिए आप अपना, चेहरा देखिए आज अपना। आप बड़ी टीआरपी, जब पहलू पर डिबेट तब टीआरपी नहीं पता, जब अखलाक पर डिबेट नहीं होती थी तब बड़ा गला फाड़ फाड़ चीखते थे आप लोग। अगर सेकुलर हुकूमत होती तो आप जैसे लोग जेल में होते। सर सही बोल रहा हूँ रशीदी जी, साजिद रशीदी, खुलकर बोलता हूँ एक बात, जब पहलू खान पर डिबेट होती ना तब आप लोग कहते हैं डिबेट नहीं हो रही, जब अखलाक पर डिबेट नहीं होती, डिबेट नहीं हो रही। आज मैं बाबर की बात कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए बाबर की, आपको बात करनी चाहिए साजिद रशीदी बाबर की। आज मैं बाबर की बात कर रहा हूं, बुरा लग रहा है आज आपको, क्योंकि बीजेपी का था इसलिए मैं बात ना करूं। वो राम भक्त था, उसकी लिंचिंग नहीं, मतलब उसकी लिंचिंग नहीं है। आज हद हो गई साजिद रशीदी जी। बाबर की लिंचिंग नहीं है, बाबर की लिंचिंग पर दर्द नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है आपको। हो रहा है तभी तो हम अफसोस जता रहे हैं। तो फिर क्यों बोल रहे हैं डिबेट क्यों कर रहा हूं? क्यों ना डिबेट करूं भाई, क्यों ना डिबेट करूं? टीआरपी की फुल फॉर्म पता नहीं है मेरे को, टीआरपी का ज्ञान दे रहे हैं आप। मैं जिहाद की टीआरपी नहीं बढ़ने दे रहा, मैं कट्टरपंथ की टीआरपी नहीं बढ़ने देता। साजिद रशीदी, आपका दर्द सिर्फ इतना है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, साजिद रशीदी, सिर्फ दर्द इतना है, सुनिए कान खोलकर, सिर्फ दर्द इतना है। ये बाबर के पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? ये तो बीजेपी का बाबर था, ये तो राम भक्त का बाबर था, राम भक्त बाबर था, इसकी बात क्यों कर रहा है अमन चोपड़ा? ये तो बीजेपी का बाबर था, इसकी बात क्यों हो रही है? बात तो पहलू की होनी चाहिए, बात तो रकबर की होनी चाहिए, बात तो अखलाक की होनी चाहिए। मुसलमान को भी बुरा लग रहा है, मुसलमान को भी राम भक्त बता के, ये तो राम भक्त, अच्छा मुसलमान राम भक्त क्यों नहीं हो सकता भाई? वो मर्जी उसकी, उसकी मर्जी। राम भक्त मुसलमान, राम भक्त बाबर, राम भक्त बाबर मारा गया, राम भक्त बाबर मारा गया, चुप रहा है राम भक्त, अपने गिरबान में राम भक्त बाबर मारा गया। क्या रहमानी साहब, तस्लीम अहमद रहमानी, राम भक्त बाबर मारा गया। मैं डंके की चोट पर बोलता हूं, राम भक्त
यही उसका गुनाह था, वो बेचारा राम भक्त था, यही उसका गुनाह था, वो बीजेपी का था। आज आपको दर्द हो रहा है। मैं पहलू पर बात करूं, मैं रखबर की बात करूं, मैं अखलाक की बात करूं। आज आपको बात करनी चाहिए थी, आपको बुरा लग रहा है। आज आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज अमन चोपड़ा बात कर रहा है बाबर की, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपको बुरा लग रहा है कि अमन बाबर की बात क्यों कर रहा है? मोहम्मद बाबर की मैं बात कर रहा हूं, आज आपको बुरा लग रहा है। क्यों मारा गया मोहम्मद बाबर को भाई? क्यों मारा गया मोहम्मद बाबर की? जहर उन लोगों ने घोला था जिन्होंने बाबर को मारा, घोलने का काम कर रहा है। जहर उन लोगों ने घोला जिन्होंने मोहम्मद बाबर को। आज क्या हो गया? हैरानगी देखिए, हैरानगी, आज इतनी हैरानगी है। डिबेट देखिए, आज साजिद रशीदी को परेशानी है कि मैं मोहम्मद राम भक्त मोहम्मद बाबर की लिंचिंग पर सवाल क्यों उठा रहा हूं। ये राम भक्त नहीं होता तो आज ये मेरे से सवाल पूछ रहे होते, इनको बुरा लग रहा होता। तस्लीम अहमद रहमानी, एक मिनट रुकिए रशीदी जी, आपने बहुत देर बोला। तस्लीम अहमद रहमानी, गलत है क्या राम भक्त बाबर मतलब मुसलमान राम भक्त नहीं हो सकता क्या? मैं गलत बोल रहा हूं क्या रहमानी जी? वो चॉइस है ना उनकी। आपसे एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो आपने मेरे ख्याल से बादल जी से पूछा था बंगाल में जो 10 लोग पूछे गए। नहीं, आप ही से पूछा था कि जो 10 लोग बंगाल में मारे गए उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो राम भक्त थे? क्या वो राम भक्ति की वजह से मारे गए? और अगर इस वजह से नहीं मारे गए तो किस वजह से मारे गए? क्या आइडेंटिटी थी उनकी? अगर बाबर की उत्तर प्रदेश में आइडेंटिटी राम भक्त की थी, जिसे आप इंसिस्ट कर रहे हैं, तो उन बंगाली मुसलमानों की आइडेंटिटी क्या थी जिनको कत्ल कर दिया गया, और क्या वजह थी? इसका कोई ना कोई आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप बताइए जरा मुझे कि उनकी क्या आइडेंटिटी थी। बताता हूं। यहां जो मारा गया वो भी बीजेपी समर्थक, वहां जो मारा गया वो भी बीजेपी समर्थक थे। ये है बादल देवनाथ, ये मारा जाएगा। देखिए ना क्या हुआ बंगाल में, जो बंगाल में हुआ वहां पर भी बीजेपी के लोगों को मारा गया। आप जानते हैं रहमानी जी, आप जानते हैं बीजेपी को वोट दोगे मारे जाओगे, वो हो रहा है बंगाल में, मारा गया। आप भी जानते हैं, आप ही ने मेरे को बताया बंगाल की हिंसा को लेकर। टीएमसी के आपके पैनलिस्ट, टीएमसी हाँ बता देंगे बादल देवनाथ, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बैठे। बिल्कुल बादल जी बोलिए ना। बादल जी कि वो कौन से हाँ बोलिए बताइए बादल देवनाथ। आधा घंटा बैठा हूँ। अच्छा नहीं बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए बादल जी, बोलिए। अमन जी, रूपा गांगुली के नाम पर केस है क्योंकि उसके खिलाफ एक केस था 2-3 साल पहले। एक लड़की को अरेस्ट किया था जलपाईगुड़ी से, उसको शिशु तस्करी या शिशु व्यापारी में उसका नाम था। उन्होंने रूपा गांगुली का नाम लिया था, रूपा गांगुली से कैलाश विजयवर्गीय का नाम लिया था। रूपा गांगुली आज आपके चैनल पर विधानसभा के बारे में झूठ बोल के चले गए, और आपके पास ऐसा प्रूफ नहीं है। विधानसभा में जब विधानसभा शुरू हुआ था, 1 महीने से विधानसभा चल रहा था, विधानसभा आज अंतिम दिन था। जिस दिन विधानसभा शुरू हुआ, राज्यपाल का भाषण शुरू हुआ, उस दिन शुभेंदु विधायक दल ने राज्यपाल का भाषण का पेपर्स को फाड़ के फेंक दिया, और राज्यपाल 2 मिनट भाषण दिया। उसके बाद 1 महीने तक विधानसभा में कोई विधानसभा का बीजेपी के विधायक और कोई विधायक 2-3 1 घंटा 2-5 मिनट 10 मिनट करके बैठे थे। उसके बाद चले गए, एक भी सवाल नहीं किया। अच्छा, वो जो रहमानी जी ने पूछा उसका जवाब दे दीजिए। आज से जो रहमानी जी ने पूछा, शुभेंदु ने स्पीकर को धक्का मारा, वो जिंदा क्यों जलाया? वो जिंदा क्यों जलाया था वो बता दीजिए रहमानी जी को। रहमानी जी आपसे पूछ रहे हैं भाई। शुभेंदु खुद तोड़ दिया, और उसके बाद कुछ धक्का मुक्की हुआ, और पूरे बंगाल के बारे में पूरे देश में रूपा गांगुली आपके चैनल पर आके पूरा झूठ बोल के चलेगा। एक विधानसभा का विरोधी नेता है, वो किसी के नाक, एक विधायक के नाक पर नाक तोड़ देता है, नाक से खून निकलता है, स्पीकर को धक्का मारता है। वो तस्वीरों को दिखाता रहूं मैं, अंतिम दिन था, तस्वीरें चल रही हैं हाईलाइट करने के लिए शुभेंदु जो साजिश किया, उसका असर पूरा देश में आप दिखा रहे हैं कि विधानसभा क्या हुआ, बंगाल में हुआ, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं। जो साजिश खुद शुभेंदु करते, कुछ भाजपा बंगाल में करते, और वही भाजपा का साजिश। बहुत बीरभूम में रामपुरा। बहुत धन्यवाद बादल जी। तस्लीम अहमद रहमानी और साजिद रशीदी, आपका देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप।